नमस्कार, आईएनडी बाखबर में बहुत आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक आपके साथ और आज हम चर्चा करेंगे भविष्यवाणियों पर। लेकिन ये भविष्यवाणी होगी मौसम से जुड़ी हुई। एक रिपोर्ट सामने आई है जो ये बताती है कि लगातार मौसम की भविष्यवाणियां गलत हो रही है। यानी कि जहां बताया जाता है कि ओले गिरेंगे, बारिश होगी, वहां सूखा रह जाता है। जहां बताया जाता है कि सूखा रहेगा, तो और इस तरह की भविष्यवाणियों पर निश्चित तौर पर अगर हम भारत की बात करें तो कृषि प्रधान देश इस तरह की भविष्यवाणियों पर बहुत निर्भर करता है। खासतौर से अन्नदाता अपनी फसलों को लेकर जिस प्रकार से आशंकित रहता है, उसके लिए यही भविष्यवाणियां बहुत अहम साबित होती हैं। लेकिन एक रिपोर्ट में इस बात को बताया गया है, पुराने फैक्ट को अगर हम देखें तो कई मौसम विभाग की भविष्यवाणियां हैं जो गलत साबित हुई है। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल भी है। तो ये भविष्यवाणियों पर चर्चा अब हम शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। के.एस. तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर्यावरणविद हैं, आपका बहुत स्वागत है। योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हीरालाल खपेड़िया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, मौसम वैज्ञानिक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आदरणीय योगीराज सर आप ही से। ये हम लोग कई बार इस तरह की बात सुनते आए हैं कि ये जो मौसम की भविष्यवाणियां होती है, ये जो दी जाती है एक सामान्य कहावत में, अब तो रिपोर्ट भी सामने आ रही है, ये वो साबित नहीं हो रही। और अगर आप किसी नॉर्मल आदमी से भी पूछिए, जनता से भी पूछिए, तो आजकल तो मीम्स भी बनने लगे हैं जी। नहीं, सही बात है। कुछ दिनों से या कुछ सालों से मौसम विभाग पूरा इस भविष्यवाणियों को लेकर कटघरे में है। और लोग तो जिसको बोलते हैं ना, मनोरंजन की दृष्टि से इन पर टिप्पणियां करते हैं कि साहब आज यदि इन्होंने कहा कि साहब पानी गिरेगा तो डेफिनेटली लोग बाहर ही जाएंगे। जबकि ये बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाओ, जापान की जब आप बात करो तो वहाँ यदि मौसम विभाग ने कह दिया कि आज पानी गिरेगा तो लोग घर से छाता लेकर ही निकलेंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। हालांकि इस डिफरेंस के पीछे बहुत सारी टेक्निकल चीजें हो सकती हैं। उनका कुछ मेथड, भविष्यवाणी करने का मेथड भी उस कसौटी पर कितना खरा उतरता है, खासतौर पर भारत के संदर्भ में अपन यदि बात करें, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो जो भविष्यवाणी करने के जो मौसम विभाग के अपैरेटस हैं, जो उपकरण हैं, वो उपकरण कई मौसम केंद्रों पर तो खटारा हो चुके हैं, कई जगह बहुत पुराने हैं जी। और हम तो उस देश में निवास करते हैं, मौसम विभाग तो आज आया है हमारे यहाँ। तो किसान बादल की तरफ मुंह करके बता देता है कि आज वहां मत जाओ, पानी गिरने वाला है। हमारे यहाँ तो ऐसे किसान हैं बिल्कुल बिल्कुल, जो मौसम का रुख देख के बता देते हैं कि अब 15 मिनट बाद या आधा घंटे बाद या काली घटाएं उठ रही हैं तो ये पानी कहाँ गिरा होगा या कहाँ गिरेगा, ये हमारे किसान बता देते हैं। और ये मौसम विभाग तो क्या 20, 25, 50, 75 साल का विभाग है। लेकिन फिर भी यदि एक डिपार्टमेंट सरकार बनाती है तो उसको अपनी कसौटी पर खुद को भी जांचना पड़ेगा। और यदि उसमें कुछ, जैसे मैंने टेक्निकल जिन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, यदि वो उसकी फुलफिल करने की आवश्यकता पड़े तो वो भी पड़े, क्योंकि आजकल लोग आप पर डिपेंडेंस हैं। ऐसा नहीं कि मौसम विभाग को लोग बिल्कुल दरकिनार करते हैं। लोग कई बार देखते हैं, कई बार मौसम विभाग की भविष्यवाणियां सच भी साबित होती हैं। तो आपको वो काम करना पड़ेगा, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि यदि आपने कहा कि आज पानी गिरेगा तो लोग घर से छाता लेकर ही निकलें, वो क्रेडिबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अब हम के.एस. तिवारी जी का रुख करेंगे और आप दोनों से चर्चा के बाद हीरालाल जी का रुख करेंगे, क्योंकि हीरालाल जी को सुनना बहुत जरूरी रहेगा, मार्गदर्शन उनका लेना। के.एस. तिवारी जी, ये बात जरूर बताइए सर, ये जो पर्यावरण में बदलाव आया है और निश्चित तौर पर जनवरी का माह हो, शायद ही अब कोई ऐसा महीना बचा है जब एकदम से मौसम ना बदले। मतलब कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बादल आ जाते हैं, तो अकस्मात ये मौसम इतना ज्यादा क्यों बदलने लगा सर? थोड़ा सा इसमें आपसे जानना चाहूंगा के.एस. तिवारी जी। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। ये मुद्दा न सिर्फ भारत के लिए, अब मध्य प्रदेश के लिए ग्लोबल इश्यू बन चुका है। ये आज जो मौसम मीटरोलॉजिकल जो फोरकास्ट हैं वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं हो पाते हैं। उसका मूल कारण ये है, जो आपने कारण की बात की है, आज ग्लोबली पूरे दुनिया में जो तापक्रम है लगातार बढ़ रहा है।
तापक्रम क्यों बढ़ रहा है? सब जानते हैं कि एमिशन यानी उत्सर्जन जो गर्मी बढ़ाने वाली गैसों का है बहुत तेजी से बढ़ चुका है। हाँ। सारी दुनिया इस बात के लिए चिंतित है, फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड 417 ppm हो चुकी है। इसके अलावा ना जाने कितनी ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा आज अब ये अल्नीनो और लानीना इफेक्ट भी कहीं ना कहीं एक बड़ा असर डाल रहा है। विंड डायरेक्शंस भी अनप्रेडिक्टेबल हैं। कब कहाँ भारत की बात करें, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से तापक्रम है, ह्यूमिडिटी है, बादलों का बनना है, एवापोरेशन है और कंडेंसेशन यानी वर्षा है। बहुत सारे लो प्रेशर एरिया जो बनते हैं हमारे देश में, दुनिया में, उनके बारे में अनेक बार ऐसा होता है। मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट उनके बारे में अक्सर 70% सूचना यद्यपि उनकी सही होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि 30% सूचनाएं गलत भी होती हैं। इसका मूल कारण यह है कि तापक्रम में जो भारी बड़े स्तर परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है। हालांकि उसके लोकल फैक्टर हैं, वहाँ की टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है, टेम्परेचर राइज बेलगाम है, क्लाइमेट चेंज जो बहुत ड्रास्टिक हो रहा है, और अब बहुत सारी चीजें मेजरेबल नहीं है जिनको हम नाप नहीं सकते। अच्छा, जो मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट है ये सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं। हाँ। और इनके पास बहुत सारे डाटा रहते हैं, वार्निंग भी देते हैं, लेकिन उनका जो मॉडल है, जो स्टैटिस्टिकल वेदर प्रेडिक्शंस के आधार पे वो बनाते हैं, वो बदलते मौसम और उनकी जो घोषणाओं या प्रेडिक्शन से आपके बीच में कई बार तालमेल नहीं बैठता। जी, बिल्कुल। ये अहम बात आपने बताई। निश्चित तौर पर हीरालाल जी से जुड़ते हैं हम लोग। हीरालाल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर, और खास तौर से मैं इसको किसानों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वो बहुत आश्रित होते हैं इन भविष्यवाणियों पर। जी हीरालाल जी। नमस्कार आपको जी। असल में क्या भविष्यवाणियां, यदि हम मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो मेट्रोलॉजी में जो पहले जो दायरा था वो 25 से 30 किलोमीटर के आसपास की फोरकास्ट करते थे, और जो मेट्रोलॉजी है ना वो पहले काफी कम जगह लगी हुई थी। ये कह सकते हैं हम कि संभाग लेवल पे, और अब भी अभी हम देखते हैं तो 4-5 साल में ये मेट्रोलॉजी इस्टेब्लिशमेंट है। जब से ये कृषि विज्ञान केंद्र खुले हैं तो भारत का हर कृषि विज्ञान केंद्र में आजकल मेट्रोलॉजी इस्टेब्लिश कर दी गई है। तो जो पहले फोरकास्ट की जाती थी वो फोरकास्ट 15 से 20 किलोमीटर के पेरीफेरी में की जाती थी, इसलिए कभी कभी सही नहीं उतरती थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से IMD ने इसमें काफी प्रोग्रेस करी, और प्रोग्रेस करने के कारण हर जिले और जिले के बाद में अब हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से जो मेट्रोलॉजी विभाग है अब ये ब्लॉक लेवल पे जाने का प्रयास कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है कि जो हमारे यहाँ की टोपोग्राफी है और जो क्लाइमेट है वो 20-30 किलोमीटर में चेंजेज आ जाते हैं। जो उसके डाटा है, एक्चुअल डाटा लेने की प्रोसेस में क्या है कि हम जो मैनुअल भी लेते हैं, और मैनुअल के बाद में आजकल IMD ने जो मेट्रोलॉजी है वो ऑटोमेटिक भी इस्टेब्लिश करी है। तो जो ऑटोमेटिक वाला जो डाटा है वो सैटेलाइट के थ्रू लिया जाता है, और सैटेलाइट के थ्रू लेके फिर ये पुणे में उसको एनालाइज किया जाता है, और एनालाइज करने के बाद में हमारे पास आता है। तो अब जो हम कह रहे हैं कि भाई जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे की जो भविष्यवाणियां आ रही है, तो अब हो सकता है ये 2-3 महीने में आगे जो 2-3 महीने आने वाले हैं उसमें इसका और सुधार करेगा IMD। और जो भविष्यवाणियां फाल्स हो रही है ये आगे चलकर हमको जो दायरा है 10 से 15 किलोमीटर का एरिया, इसको अब कम करके अब भारत सरकार चाह रही है इसको कि 2-3 किलोमीटर पे अगर ये जो एरिया है वो उसको अगर मिनिमाइज कर दिया जाए तो ये जो गलत भविष्यवाणियां, या फिर ये कह सकते हैं हम कि जो जहाँ जो 15-20 किलोमीटर का पेरीफेरी एरिया है उसमें हम तो सही नहीं उतरती है। तो ये आने वाले कुछ महीनों में ही हमको अब ये सटीक जानकारी मिलना प्राप्त होने लगेगी। बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहिएगा हीरालाल जी। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। योगीराज सर, आपको याद होगा दूरदर्शन पर पहले जब समाचार खत्म होते थे तो महज 1 या 2 मिनट के लिए मौसम की जानकारी आती थी, जिसमें सैटेलाइट के जरिए वो एक इमेज होती थी जिस पर आपको मौसम की जानकारी बताई जाती थी, और बड़े ही रोचकता से लोग अपने शहर के मौसम का, राजधानी दिल्ली के मौसम का हाल जानने के लिए बेसब्र रहते थे। अब ये धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो रहा है, इसलिए मैंने इसको दूरदर्शन से जोड़ा, क्योंकि वो जो एक रोचकता हम कहेंगे वो क्या धीरे धीरे थोड़ा कम हो गई। इतनी सारी सैटेलाइट इमेज भी आ गई उसके बावजूद। नहीं, सही बात है। देखिए, एक तो ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग है,
और इस विषय को इंटरेस्टिंग बनाया इन्हीं डिपार्टमेंट वालों ने। और जब दूरदर्शन का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जब लोग उस पर इतना ध्यान से देखते हैं उसको, तो वो ये भी देखते हैं कि फिर आपकी क्रेडिबिलिटी भी उतनी रहना चाहिए। यदि आपने कहा कि बारिश हो तो बारिश होना चाहिए, और यदि नहीं हो रही तो इस बारे में फिर सोचने की ज़रूरत है। और जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे कि सुपर कंप्यूटर तो अपने आप ही उसको अपनाना चाहिए। जी जी, ऐसी डिमांड सरकार के सामने जानी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात ना भी करें, भारत तो कृषि प्रधान देश है। यहाँ तो पूरा का पूरा खेती मौसम पर डिपेंड करती है। तो मैं तो वो दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मौसम वैज्ञानिक ये भविष्यवाणी करें कि साहब 8 तारीख से 9 तारीख से 10 तारीख के बीच बारिश होगी और फलाने महीने में सूखा पड़ेगा, ताकि फसलों का लोग किसान उस हिसाब से तैयारी कर सकें। हम उस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। हम उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी भविष्यवाणी सुन के बो नहीं हो सके, आपकी भविष्यवाणी सुन के फसलों की कटाई हो सके। इस स्थिति में हम कब आ पाएंगे, कैसे आ पाएंगे, इस पर डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सवाल भी करेंगे हीरालाल जी से इसको लेकर। बहरहाल के.एस. तिवारी जी से एक बार फिर से जुड़ते हैं। के.एस. तिवारी जी, क्या आपको सर ये जो महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है मौसम के बदलने का, इसमें एक सबसे बड़ा फैक्ट आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग। इसे बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तमाम जो देश हैं वहां पर असमय, चाहे वो बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, ये सब में परिवर्तन आया है तमाम देशों की। इसमें जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है। जी बिल्कुल सच कहा आपने, ये बिल्कुल सच है और ये वेरीफाइड है। हाँ, क्लाइमेटिक वेरिएशंस और एक्सट्रीम जो वेदर चेंजेस हैं, एक्सट्रीम वेदर चेंजेस, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत अनावश्यक बरसात, अवांछित बरसात, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं बहुत ठंड। आपको याद होगा साउथ वेस्ट अमेरिका और वैंकूवर कनाडा में इस साल हीट डोम बना, 50 डिग्री तापक्रम वहां बढ़ गया, सैकड़ों लोग मर गए। वहां तापक्रम 15 डिग्री रहता था जो 50 पहुंच गया। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में तापक्रम 57 डिग्री पहुंच गया। जी तो जी, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये एक बड़ी उसका मूल कारण ये ग्लोबल वार्मिंग है। हाँ, मैंने पहले भी बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा जो खतरा हमारे सामने है कि तापक्रम लगातार बढ़ रहा है, और जो एनर्जी जनरेशन डिवाइसेस हैं, थर्मल पावर स्टेशन हैं, ऑटोमोबाइल हैं, या और दूसरे जो मानवीय गतिविधियां, उन कारण से चीज बढ़ रही है। और सर इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। इसमें तो सदी का सबसे बड़ा परिवर्तन हम लोगों ने देखा, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के लोगों को तो गर्मी की आदत है, लेकिन आप जब अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, कनाडा के हाल बुरे हो गए थे। वहां पर जब 37 का पारा पार हुआ, यानी कि हमारे लिए तो बड़ा नॉर्मल होता है, 40-42 के ऊपर हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगना शुरू होती है, वहां पर तो हालत खराब हो गई थी। मैं कनाडा का जिक्र अगर करूं तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि 50 डिग्री तापक्रम पहुंच गया था सिएटल में, वॉशिंगटन स्टेट में, वैंकूवर में जी, और वो इतना गर्म था कि वहां लोग इस टेम्परेचर के आदी नहीं थे। अब यही स्थितियां केवल अमेरिका कनाडा की नहीं है, भारत में या दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ये तापक्रम वेरिएशन या जो मैंने बताया एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत तेजी से, तो उसका सीधा असर अगर भारत की बात करें तो भारत में, जैसे हमारे पत्रकार मित्र जी ने कहा कि हम कृषि प्रधान देश हैं और किसानों का सारा जो उनकी आर्थिक स्थिति है फसल पे रहती है, और इस तरह से अगर प्रेडिक्शंस होते रहे और बरसातें, ये मौसम अनुकूल नहीं रहा, तो आगे आने वाले दिन मुझे लगता है कि हमारी कृषि व्यवस्था के लिए बड़े खतरे वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत गौर करने वाली बात है। हीरालाल जी से एक बार फिर से जुड़ते हैं। हीरालाल जी, जो बात योगी राज सर कह रहे थे, क्या सर ऐसा हो सकता है, प्रेडिक्शन इतने एब्सोल्यूट आ सकते हैं क्या कि किसानों को जो बात, जो प्रेडिक्शन बताई जाए, जो भविष्यवाणियां बताई जाए, वो 90% से ज्यादा सही हो? इस तरह की टेक्नोलॉजी से हम कब दो चार होंगे? जी, की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ अभी हिमाचल प्रदेश और ये जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रारंभ कर दी गई है जी। 3 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें फोरकास्ट होने लगी, और अभी हम देखते हैं ना, जैसे तूफान या चक्रवात आने वाला है तो 24 घंटे पहले हमको अलर्ट करके क्षेत्र खाली करा लिया जाता है। हाँ। ये वाली टेक्नोलॉजी अब पूरे इंडिया में लागू होने वाली है। कुछ प्रदेशों में लागू कर दी है जहाँ फोरकास्ट की जा रही है, 2 घंटे 3 घंटे पूर्व भी की थी और 2-3 दिन पहले भी की जा रही है। जैसे अगर मैं अपने एमपी की बात करूं तो अभी एमपी में अभी पिछले 2-3 महीने से एक और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है फोरकास्ट में। अब जैसे पहले जिले लेवल पे करते थे, लेकिन अब हम लोग ब्लॉक लेवल पे करने लगे हैं, और ब्लॉक लेवल पे भी हमारे पास
स्पेशल अब एसी लेवल पे भी हमारे पास फोरकास्ट आने लगी। जैसे अब की बार जो लू चल रही है उसकी फोरकास्ट हमारे पास स्पेशल आ रही है, और हम अलग से उसको, जैसे हम लोग इंदौर से है तो इंदौर में मेरे पास जो 5-7 जिले हैं, 5-7 जिलों में कहाँ कहाँ लू चलेगी और कितना डिग्री टेम्परेचर जाएगा, और ये कौन से दिन में जो टाइम है वो कौन से टाइम में रहेगा, इस प्रकार की फोरकास्ट अब हम भी करने लगे हैं, हमको भी प्राप्त होने लगी है। जी जी जी, मतलब ये है योगीराज सर की इस तरह की टेक्नोलॉजी तो आ गई है, अब उसे पूरे भारत में सभी जगह पर उपलब्ध होने में थोड़ा समय लगेगा, जैसा हमें मौसम वैज्ञानिक हीरालाल जी ने बताया। लेकिन और भी कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम कुछ बीच का रास्ता बना सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोग कृषक अनुसंधान केंद्र से जुड़े रहते हैं तो उनको भी मौसम की जानकारी हो या फिर बुआई की जानकारी, ये तमाम चीजें मिलती है जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद रहती हैं। जी नहीं, सही बात है। देखिए, अपने यहाँ जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो एक एग्रीकल्चर है, मतलब जिसमें पूरा देश डिपेंड करता है। जी जी जी, तो उसके लिए तो ये मौसम विभाग बड़ा मतलब रामबाण साबित हो सकता है यदि इनकी भविष्यवाणियां 98, 95, 90% भी यदि सत्य होने लगे। और दूसरा, कोस्टल एरिया हैं, समुद्री किनारे जो हैं, जहाँ अक्सर हम देखते हैं कि कहीं तूफान आ रहे हैं तो कहीं सुनामी आ रही है तो कहीं कुछ आ रहा है, यदि ये पहले से मालूम पड़ जाए, जैसे कि खेपड़िया साहब ने जिक्र किया है कि हमने कर्नाटक और आदि क्षेत्रों में वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, तो खुशी है, प्रसन्नता इस बात पे। यदि ऐसे टेक्नोलॉजी आ रही है वो पूरे देश में यदि वो लागू होगी तो सब उसका स्वागत करेंगे, और ये समय की आवश्यकता है, क्योंकि आखिर लोग डिपेंड आप ही पे हैं। आप चूंकि साइंस के जानकार हैं, टेम्परेचर के जानकार हैं, मौसम वैज्ञानिक है, तो लोगों की अपेक्षा आपसे ज़्यादा है। अब मुझे याद है यहाँ मध्य प्रदेश के गांव का नाम तो मैं भूल रहा हूँ, झाबुआ, अलीराजपुर या खंडवा के आसपास कोई ओझा बाबा है, वो साल में एक बार भविष्यवाणी करते हैं, और उनकी भविष्यवाणी सुनने के लिए वो मैदान कम पड़ जाता है। अच्छा, और वो पूरी भविष्यवाणियां पर वो एक साल उनका लोग इंतजार करते हैं। वो मौसम के बारे में भी भविष्यवाणी करते हैं। उन्होंने कहा है अभी इस बार मौसम सामान्य रहेगा और महंगाई और बढ़ेगी। तो मतलब ऐसे लोग भी यहाँ हैं जो बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी उपकरण के भविष्यवाणी करते हैं, और लोग उन पर भरोसा करते हैं। एक छोटा सा जिक्र और मैं करना चाहूँगा, चूंकि आप ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमें याद है 8-9 साल पहले की बात है, मैं एक दिन खबर आई कि पचमढ़ी का टेम्परेचर 0 से 6 डिग्री नीचे चला गया। जी। मैंने कहा मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह आ गई कि यहाँ 0 से नीचे डिग्री टेम्परेचर चला गया। और जब मालूम पड़ा, उसकी जांच हुई, तो मालूम पड़ा कि जो मौसम विभाग का जो टेम्परेचर नापने वाला, जो बरसात जो नापने वाला जो उपकरण था वही खराब था। अच्छा, तो इन चीजों से भी तो आपको मतलब 2-4 होना पड़ेगा, इन चीजों को भी आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। ये एक अहम बात है कि आपके पास मशीन है, आपके पास एपरेटस है, लेकिन अगर वो दुरुस्त अवस्था में नहीं है तो फिर सही कैलकुलेशन कैसे जनता तक पहुंचेगा। के.एस. तिवारी जी से जुड़ते हैं। के.एस. तिवारी जी, अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये सर कि पर्यावरण निश्चित तौर पर जिस तरह से चाहे पेड़ों की कटाई हो, एनजीटी जो अपनी एडवाइजरी जारी करता है या एनजीटी की रिपोर्ट जो आती है वो तो बहुत चौंकाने वाली रहती है। उसको अगर माना जाए तो बीते 10 सालों में जिस तरह से हमने दोहन किया है, मतलब जंगलों का तो जो लगातार क्या बोला जाए चल ही रहा है, बिल्कुल जंगल कम होते जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने शहरों में भी जो पुराने पेड़ लगे थे उनको भी हटाने का काम कर दिया। अब वजह स्मार्ट सिटी है, वजह सड़क है, वजह फ्लाईओवर है, लेकिन रीप्लांटेशन एक बहुत अच्छा शब्द इजाद हुआ। और जब अमेरिका से ये टेक्नोलॉजी चल के भारत आई तो भारत में भी बहुत एक्सेप्टेबल हुई, लेकिन उतना ज्यादा जमीन पर दिखाई नहीं देते हैं इसके जो परिणाम हैं, दिखना चाहिए जैसे कि मतलब। ये आपने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है। एक्चुअली स्थिति ये है कि धरती पर जो आदर्श स्थिति है कि धरती पर 1/3 ग्रीनरी होना चाहिए, हरा होना चाहिए, जंगल होने चाहिए, पेड़ होने चाहिए। उसके उल्टा आज लगभग 12 से 13% जंगल पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। रीप्लांटेशन की आपने बात की, रीप्लांटेशन के नाम पे हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री के पेड़ लगाते हैं जो वहां की आबो हवा, टोपोग्राफी, भूगोल, मिट्टी, पठार, चट्टानों के साथ, मौसम, वर्षा के साथ अनुकूल नहीं होते जी। लोग ये समझे कि हमें वहां के नेटिव फॉरेस्ट वहां को लगाने हैं, वहां के कुदरती जो मूल जंगल थे उनको हमें ग्रो करना है। और आपको बता दूं, एक घर के इर्द गिर्द आगे पीछे अगर 2-2 पेड़ लगे हैं तो 4 डिग्री तापक्रम ऑटोमेटिकली घट जाता है। पेड़ का इतना बड़ा महत्व है। हमने उसको वाटर बॉडीज हमने खत्म कर दी, सारे देश की नदियां खत्म कर दी, सरफेस वाटर खत्म कर दिया, अंडरग्राउंड वाटर हम निशाने पर है वो भी खत्म हो गया। आज देश में लगभग 40% हिस्सों में पानी नहीं है। भयंकर स्थिति लगातार बदतर हो गई। अभी 15 अप्रैल को बात कर रहे हैं आपसे। आने वाले अभी मई और जून में क्या स्थिति होगी कल्पना कर सकते हैं आप।
हमारी परंपरा में ईश्वरी एक महान लोक वो थे, कहावतें कहने वाले कवि थे। और आप जानते हैं कि ईश्वरी की जो घोषणाएं थी, कहावतें थी मौसम के बारे में, बड़ी सटीक होती थी। बिल्कुल। तो हमारी लोक परंपरा में, भारतीय परंपरा में सारी जानकारियां थी। मुझे लगता है कि अब तकनीक के स्तर पर, चूंकि तकनीक बहुत एडवांस्ड हो गई है, जो फोरकास्टिंग मॉडल है, फोरकास्टिंग मॉडल की बात कर रहा हूं, और उनका स्टेटिस्टिकल वेदर प्रिडिक्शंस है, और उनका न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इस पर मुझे लगता है मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट को अधिक फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये भारत के इकोनॉमी का, भारत के किसानों का, भारत के जनजीवन का एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, आपदाएं, आपदाओं से होने वाली क्षति, तो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लान हमारे पास है, लेकिन आपदाओं को नहीं रोक सकते। आपदाओं को रोकना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इश्यू है। आपदाओं के नुकसान कम कर सकते हैं। तो ये इतना बृहद व्यापक सब्जेक्ट है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ, मौसम से जुड़ा हुआ, क्योंकि मौसम पैटर्न बहुत तेजी से बदला है, रेन पैटर्न बदला है। जिस भारत में 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है, आज भी हम पानी को तरस रहे हैं, हमारे किसान पानी को तरस रहे हैं, इवन पेयजल को हम तरस रहे हैं। तो ये स्थितियां लगातार बदतर हो रही हैं। हमें कहीं ना कहीं वापस नेचर फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, इकोलॉजी फ्रेंडली व्यवहार पर जाना पड़ेगा, जो हम नहीं है। हम प्रकृति के संसाधनों को लगातार बर्बाद, चाहे जंगल हो, पानी हो, खनिज हो, बायोडाइवर्सिटी हो, जब तक हम प्रकृति मित्र व्यवहार नहीं करेंगे, तब इस तरह की मुश्किलें आती रहेंगी, और ये मुश्किलें गहरी होती जाएंगी। निश्चित तौर पे, बिल्कुल आपने सही बात कही सर। और हमारे पास तो छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट्स भी आती है कि सूखे वहां पर नाले हो गए हैं, उसको खोद के फिर वहां से पानी निकाला जा रहा है। 2-2, 2.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जनजाति वर्ग को। कितना मतलब पानी की महामारी कहेंगे इसे हम, जिस तरह से वो लोग झेल रहे हैं। हीरालाल जी से जुड़ते हैं एक बार फिर से। हीरालाल जी, बहुत अच्छी बात हमें योगीराज सर ने बताई थी कि आज भारत का किसान उस दिन का इंतजार तो कर रहा है सर, जब एकदम सुटेबल प्रेडिक्शन उसको मिलेंगे। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन जो मौसम वैज्ञानिकों ने इस देश में लाया, वो ये था, उड़ीसा का अगर हम उदाहरण दें तो यूएन ने भी तारीफ की थी, जिस तरह से आपने इतने सारे लोगों को बिना किसी जीरो कैजुअलिटी के आपने दूसरे स्थान तक भेजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी यूएन ने कि आपने इतना बड़ा अभियान चलाया। तो एक पॉजिटिव वे भी है कि हमने बहुत आपदाओं पर कहीं ना कहीं कंट्रोल तो किया है। यानी उस भीषण आपदा से अगर आज का दौर देखें तो वो बहुत बेहतर नजर आता है। जी हीरालाल जी। हाँ जी। अब जैसा सर, अभी अगर हम एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखते हैं तो एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी जो आईएमडी है वो फोरकास्ट जारी करता है कि कौन से क्षेत्र में कितना % बारिश होने की संभावना है। वो लगभग हम देख रहे हैं कि 2 साल से आगे पीछे हो रहा है। 15 दिन मानसून कभी खिसक जाता है तो कभी डिले हो जाता है, इस टाइप का आ रहा है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर मध्य प्रदेश की स्थिति अगर हम जैसे पिछली बार की देखें तो पिछली बार मध्य प्रदेश का जो फोरकास्ट थी वो 90% लगभग सही हुई। और अभी वर्तमान में जो प्रिडिक्शन आ रही है, जैसे अभी लू की और टेम्परेचर बढ़ने की, तो वो जो लू और टेम्परेचर की जो प्रिडिक्शन है वो लगभग 90% सही आ रही है, सही आने लगी है। इसकी वजह यही है कि जो डाटा प्रिडिक्शन है ना, वो डाटा प्रिडिक्शन के कई सारे मॉडल हैं। कई मॉडल में आईएमडी ये करती है कि सैटेलाइट के थ्रू जो डाटा लेती है उसका भी एनालिसिस करती है, और जो हमारे पास पिछला जो डाटा है, पिछला जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है 50 साल का, 30 साल का, 40 साल का, जितना भी अवेलेबल है जी, तो उसी को आधार बना के हम लोग आने वाले 4 महीने का जो वेदर कैसा रहेगा उसकी फोरकास्ट करके प्रयास यही करते हैं कि दिया जाए किसान को, और गवर्नमेंट्स को भी दिया जाए। जो गवर्नमेंट्स और फार्मर्स हैं जो अपनी योजनाएं बनाते हैं, या फिर सरकार है जो अपनी पॉलिसी बनाती है, तो पॉलिसी को वेदर का जो फोरकास्ट है उसको ध्यान में रख के बनाए। जो लॉसेस होने वाले हैं उसको रोक तो नहीं सकते हैं, पर मिनिमाइज कर सकते हैं, ये प्रयास करता है आईएमडी। बिल्कुल सही। योगीराज सर से मैं एक ओवरऑल प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। योगीराज जी, एक महत्वपूर्ण बात यह कि हमने तमाम वो कारण तो गिन लिए जिसने इतनी सारी आपदाओं को पैदा किया, या यूं कहें कि जो एक व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था में खलल डाला। और ये जो असमय बारिश है, ये जो कभी भी ओले गिर जाते हैं किसान की फसलों पर, ये उसके कुछ उदाहरण जो हम देखते हैं। कुछ ठोस बुनियादी चीजें हम क्या कर सकते हैं जिससे ये जो तमाम चीजें हैं इससे कुछ हद तक निजात मिले? नहीं, देखिए, उड़ीसा का जिक्र तो आप ही ने किया है कि इतना बड़ा, मतलब इतनी 100% प्रेडिक्ट हुई वो, और उसको
कैजुअलिटी जीरो कैजुअलिटीज मरीज बचा लिया गया। जी जी। तो निश्चित तौर पर इस दिशा में काम तो बहुत अच्छा हुआ है और प्रगति भी बहुत अच्छी हो रही है जी। लेकिन बस मैंने जो जिस चीज़ का जिक्र किया है कि हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो 100% प्रेडिक्ट सही हो। और जैसे कि अभी वो खेपड़े साहब बता रहे थे कि हम उसको मिनिमाइज करते जा रहे हैं 15 किलोमीटर से अब 3 किलोमीटर पर आके हम उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और दूसरा मैंने जो जिस चीज़ का जिक्र किया था कि जो खटारा उपकरण जो आपके हुए हैं उनको भी आप तुरंत चेंज करें। और दूसरी जो आपकी आवश्यकता है, यदि सुपर कंप्यूटर की भी आवश्यकता है तो वो भी सरकार के संज्ञान में लाया जाए, क्योंकि पूरा देश आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। भविष्यवाणी पर हम चर्चा कर रहे थे, मौसम की भविष्यवाणी यानी आने वाले समय में मौसम कैसा रहता है ये बताना मौसम की भविष्यवाणी में आता है। ये भविष्यवाणी मौसम विभाग करता है, लेकिन कुछ डेटा ऐसे सामने आए जो इस भविष्यवाणी पर सवाल खड़े करते हैं कि ये भविष्यवाणी कई दफा गलत साबित हो गई। लेकिन चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण बात जो हमने समझी वो ये है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास आ तो गई है, लेकिन क्या हम उतने फ्रेंडली हैं उसको उस तरह से यूज करने के लिए? बहुत सारे सवाल जवाब हमने आपके सामने लाने के लिए कोशिश की। IND बाखबर में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।